ऑलराइट स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज रितेश दहिया, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं जिसको कहते हैं ग्रेविटेशन। नाउ नीट के एग्जाम में आप इजीली एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, और दो भी आ जाए तो किसी को ताज्जुब नहीं होता है। यूजुअली इसके एक या दो सवाल ग्रेविटेशन के चैप्टर से आ जाते हैं। टॉपिक्स इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको अगर इसके फॉर्मूले आते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और हीट जितनी मुश्किल नहीं होती है, कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, अदरवाइज बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ग्रेविटेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेविटेशन, तो न्यूटन गेव हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच सेज कि आपके अगर दो मास रखे हुए हैं कि एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, दोनों के बीच में r की दूरी है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ग्रेविटेशन, उसको हम कहते हैं जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। राइट, वेक्टर फॉर्म में देखें तो इसको हम लिखते हैं जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर r21 कैप। यहाँ पे अक्सर आपको एक माइनस साइन लगा दिखेगा। माइनस साइन का सिंपल मतलब ये है कि ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आपके चार्ज पे डिपेंड करता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो जी है इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वाली जो इसकी डायमेंशंस है, आपसे 40-42 साल के अंदर 12 बार, जस्ट इमेजिन 12 बार या तो डायमेंशन डायरेक्टली पूछी हुई है या किसी और सवाल में जी की डायमेंशन का इस्तेमाल हो रहा था। तो इतनी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। एक ही सवाल है जो जस्ट इमेजिन 1/4 बार आपके चैप्टर्स में, आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसकी डायमेंशन m-1 L³ T-2 होगी, ठीक है। डिराइव भी कर सकते हैं इसको, बट इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो फटाफट आपका वो सवाल हो जाएगा अगर दोबारा किसी ने वही सवाल पूछा तो। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स जो इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन, तो दो अर्थ और मून है या कोई दो मासेस रखे हुए हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इस बात के इंडिपेंडेंट होएगा उनके बीच में मीडियम क्या है। सेंट्रल फोर्स है, मतलब आपके लाइन ज्वाइनिंग पे हमेशा वो एक्ट करेगा। तो इसका जो सेंटर मास है, इसका सेंटर मास है, उसके लाइन ज्वाइनिंग जो आपकी लाइन है, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे होगा। राइट, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर अगर आप देखेंगे एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए, तो न्यूक्लियर फोर्स आपका जब फर्मी लेवल पे चले जाते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब आपके मासेस बहुत ज़्यादा हों और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे अर्थ मून या फिर अर्थ सन वाला सिनेरियो करेंगे, अर्थ जुपिटर, तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है बिकॉज मासेस बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि आपका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, आपका पाथ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। राइट, चलो बेटा इसके बाद कुछ इस पे सवाल सॉल्व करते हैं। आपका पहला सवाल है, 2017 में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन सेज 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप। तो दो लोग हैं, वो स्पेसशिप से उनका कॉन्टैक्ट लूज हो गया, आसपास नियर विसिनिटी में कोई और प्लैनेट भी नहीं है और वो फ्री फ्लोट कर रहे हैं ऐसे स्पेस में, ठीक है। लेट्स अज्यूम उनके पास ऑक्सीजन है इनफ। ऑलराइट, सवाल ये कि दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो वो क्या उसका बिहेवियर होएगा, यहाँ पे अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे बाय GMM बाय आर स्क्वायर से। सो दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। सिर्फ ये फंडामेंटल क्लैरिटी 2017 में नीट के एग्जाम में चेक की कि आपके दो मासेज हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ कोई और फोर्स नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। सो ये ऑप्शन ए, दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल है नीट का, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज अर्थ, जिसका मास हमें दे रखा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, revolves around the sun with angular velocity of 2 × 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड। ये अपने को ओमेगा की वैल्यू दी हुई है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन अर्थ इन न्यूटन। आपको ये बताना है कि सन कितना फोर्स लगा रहा है। नाउ कहने को ये सो कॉल्ड ग्रेविटेशन का सवाल है, बट एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन का सवाल है। सिनेरियो ये है कि ये आपका ऑर्बिट, ये बीच में सन, और ये आपका अर्थ यहाँ पे ऐसे मूव कर रही है, और इसकी जो ओमेगा है उसकी वैल्यू अपने को दी हुई है। हमें बताना है यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो इस केस में जो फोर्स अप्लाई होएगा बेटा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे Fc, दैट विल बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। और हमें यह बताना है फोर्स कितना होगा, बस ये डेटा रख के आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 × 10⁻24
मल्टीप्लाइड बाय रेडियस अपने को दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। नाउ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं वो डेटा अपने को दिया हुआ है 10⁸ किलोमीटर, उसको आप ऐसा यूनिट में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बी 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर देख लेते हैं, सो हो जाएगा 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 6 को 1.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर देख लेते हैं, ये 24 माइनस 14 यानी कि 10, और 10 के साथ जब आप 11 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 10⁻21 विच मीन्स ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ट्रू। आपका जो कैपिटल जी है उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ द मासेस, ये आपका डिपेंड करता है आपके मासेस की वैल्यू पे। नाउ कई बार स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे हम फोर्स को लिखते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो इसका मतलब है g की वैल्यू हो गई F मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। नाउ कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे g जो है वो m1 m2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आंसर इज नो। g आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अगर आप m1 m2 बढ़ा रहे हैं तो मास आपका बढ़ जाएगा या फिर रेडियस को बढ़ना होगा, ये अगर कम कर रहे हैं तो ये दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी। g आपका जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो एक पर्टिकुलर यूनिट में कांस्टेंट ही रहेगा, इट हैज़ नो यूनिट। नाउ ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, इट हैज़ सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये बात भी गलत है। अगर आपकी वैल्यू जो है जी की वैल्यू अगर आप न्यूटन में और मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में निकाल रहे हैं, उसी को अगर आप CGS सिस्टम में ले जाएंगे वैल्यू उसकी बदल जाएगी, सो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन से इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मीडियम इन विच बॉडीज आर केप्ट। नाउ ये जो जी है आपका इट डज नॉट डिपेंड ऑन जो आपका मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, ये आपको 4 नंबर दे के जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये एक्चुअली आपका फोर्स पर यूनिट मास है, इसको हम छोटा g के नाम से भी जानते हैं। सो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो है अगर आप दो बॉडीज़ के बीच में बात करेंगे, सो ये आपकी दो बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो आपका फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम वो सिनेरियो कंसिडर करें कि ये आपका अर्थ है और अर्थ के ऊपर आपने एक बॉडी को रखा हुआ है, एक बंदा खड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अर्थ इसको खींचेगी या अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, उसकी वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और m1 आपकी अर्थ का मास है, m2 आपके ऑब्जेक्ट का मास है, ऐसा हम यहाँ पे कह रहे हैं। नाउ जब हम बहुत क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ हो जाते हैं तो ये जो वैल्यू है जिसको हम कहते हैं g मल्टीप्लाइड बाय आपका ये m1 जो है इसे मास ऑफ अर्थ कहते हैं, ये 10⁻24 की रेंज में है, रेडियस ऑफ अर्थ है ये आपका 6400 किलोमीटर्स है, राइट। इसको जब हम यहाँ वैल्यू फिट कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है, जो आपका फोर्स बन जाता है फोर्स, उसको आप लिखते हैं, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाती है m2 यानी कि जो आपकी बॉडी का मास है मल्टीप्लाइड बाय g, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास होती है। अगेन ये आपके लोकेशन पे डिपेंड करेगी और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, अभी उन सब की बात करते हैं। g की वैल्यू हो गई आपकी gm बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और g की वैल्यू यहाँ पे अगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे डेंसिटी दी होती है, आपको कहते हैं 2 प्लैनेट है उसमें कंपेयर करो कि यहाँ की अर्थ की डेंसिटी जो है, दूसरा प्लैनेट है उसकी डेंसिटी डबल है, हाफ है, 3 गुना है, और रेडियस उसका डबल है, हाफ है, 3 गुना, समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे जी आपको कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप मास को डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम रख दें तो ये जो वैल्यू आ जाती है आपकी जी की, इसको आपने ध्यान रखना है फॉर्मूला, जी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर, ठीक है। तो जी आपका अगर डेंसिटी के टर्म्स में हम कंपेयर कर रहे हैं तो जी आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली आर के, अदरवाइज जी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, राइट। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये आपके 4 फैक्टर हैं जिनकी वजह से वेरी करती है। पहला है शेप ऑफ द अर्थ, तो अगर हम अपने अर्थ को कंप्लीट स्फेरिकल मान लें
तो जी की वैल्यू यूनिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अर्थ का जो शेप वाला फैक्टर है, अर्थ का शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, ऊपर से चपटी है, ठीक है। 21 किलोमीटर्स उसका रेडियस जो यहाँ पे और यहाँ पे उसका फ़र्क है, उस वजह से जी की वैल्यू आपकी चेंज आएगी। हाइट अबव द अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस से आप कितना ऊपर जा रहे हैं उसका वेरिएशन आएगा। अब इन चारों को डिटेल में देखेंगे। डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, कितना आप नीचे टनल डिग करके जा रहे हैं उसकी वजह से फैक्टर वो आएगा। और चौथा है आपका रोटेशन का, तो अर्थ जो रोटेट कर रही है उसकी वजह से आपका जी का फर्क आएगा, ठीक है। इन चारों को एक एक करके देखते हैं, चारों पे वो सवाल बनते हैं अपने। तो अगर हम अर्थ के उसकी बात करें, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है जिससे आपको फ़र्क दिखाई दे और ये याद रहे। तो ये बेटा आपका अर्थ का इक्वेटोरियल रेडियस है, ये आपका पोलर रेडियस है। पोलर रेडियस थोड़ा सा कम है एक्चुअली, इक्वेटोरियल रेडियस जो है आपका 21 किलोमीटर के आसपास ज़्यादा है। और उस वजह से हम कहेंगे क्योंकि जी आपका 1/r² होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और क्योंकि आर इक्वेटर की वैल्यू आपकी पोल से ज़्यादा है, इस वजह से आपका जो पोल पे जी की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी इक्वेटर पे, ठीक है। तो आपके पोल पे यहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू जी पोल, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है। ऐसे डेटा दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, अगर याद रखना चाहें तो 0.018 का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। देयरफॉर वेट ऑफ द बॉडी, ये लाइन ध्यान रखना, वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज एट इट इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल जाएंगे आपका वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो वेट आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरा वजन 70 किलो है, अगर मैं पोल्स पे गया तो हो सकता है वहाँ पे मेरा वजन उसी वेइंग मशीन में जब मैं करूँ तो वो उसी वेइंग मशीन में वजन 72 किलो आ जाए। वाई? बिकॉज जी की वैल्यू थोड़ी सी वहाँ पे इंक्रीज हो गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं, वेरिएशन विद हाइट। तो हाइट के साथ वेरिएशन है, जी को हम लिखते हैं जी डैश विल बी इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस, अगर आप एच हाइट पे गए तो सेंटर से डिस्टेंस आपका आर प्लस एच हो जाएगा, तो ये आपकी जी की वहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू होएगी। नाउ इसी को हम ये कहते हैं एच की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो ये आपका, मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले देता हूँ स्टूडेंट्स को। हम यहाँ पे कहते हैं कि जी डैश जो है उसको आप लिखेंगे जी, इसको चलो पहले मैं डिराइव भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगी दिस विल बी समथिंग लाइक, इसको आप लिखेंगे जी एम मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एच टू द पावर -2, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ना, इसी को अगर आप आर ई से मल्टीप्लाई कर दें और आर ई स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये तो वैल्यू आपकी जी बन गई। तो ये आपका जी डैश जो है ये हो जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाय, इसको एक काम करते हैं डिवाइड के टर्म में लिखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको एग्जाम हॉल में। सो जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, ये आपकी जी डैश की वैल्यू होगी। इसको मैं कहता हूँ ये आपका असली फॉर्मूला है, असली घी है ये आपका असली फॉर्मूला है। ये आपको तब इस्तेमाल करना है जब जी की वैल्यू आपकी 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, या जी आपका जी डैश के कंपेरेबल है, या फिर जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो आपका आर ई के कंपेरेबल है। अगर आर की वैल्यू जो आपने एच हाइट ली है, आर की वैल्यू एच से बहुत ज़्यादा है या एच बहुत कम है, मान लीजिए हम 20-30 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 100 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में इसी पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा के इसकी वैल्यू हो जाएगी जी 1 - 2h बाई आर। ये आपका नकली फॉर्मूला है और ये एप्लीकेबल है जब आपकी h जो है वो लेस देन आपका 400 किलोमीटर ले लीजिए। अगर 400 किलोमीटर या g/10 का वेरिएशन है तो आप ये नकली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा है तो आप फिर असली घी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हाइट के साथ वेरिएशन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं डेप्थ के साथ कैसे वेरिएशन आएगी। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं, हालांकि डेप्थ के साथ जब इसकी वेरिएशन देखेंगे तो डेप्थ के साथ आपकी जो वेरिएशन आती है कि अगर आप नीचे डी या डेप्थ पे चले गए तो आपका फॉर्मूला हो जाता है जी 1 - d बाई आर, ठीक है। सो ये आपका जी डैश इफेक्टिव वैल्यू यहाँ बन जाती है, हालांकि। और इसी को अगर आप देखेंगे डेंसिटी के टर्म में तो ये वाली वैल्यू आती है, बिकॉज वहाँ पे जो आपका आर था उसको अब हमने आर - d कर दिया है, हालांकि। ये आपका डेप्थ के साथ वेरिएशन है, डायरेक्ट इन फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ जब अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसको बाहर की तरफ यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होएगा, और उसका प्लेन जो है वो ये वाला प्लेन है जिसमें उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। बिकॉज ऑफ दैट जो आपका जी है
वो आपका वेरी कर जाता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा आपका ये एंगल है, इसको ध्यान रखना। तो ये आपका लैम्डा, इसको एंगल कह रहे हैं। यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ये लिखा होता है, कई बार थीटा भी होता है। तो लैम्डा जो है ये आपका एंगल है, और ये एंगल आपका इक्वेटर से जो एंगल बन रहा है वो है। इसको आपने ध्यान रखना है कि कई बार आपको इक्वेटर से ना आपको वर्टिकल पोल से एंगल दे देते हैं। दैट इज द केस, आपको कॉस थीटा की जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यूज करना होगा, राइट। और इसको ये देखोगे 90 डिग्री आपका लैम्डा जो है पोल के लिए हो जाता है, इक्वेटर के लिए 0 डिग्री होएगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल पे लैम्डा की वैल्यू 0। यहाँ जब जाएंगे तो आपका एंगल 90 डिग्री हो गया। इफ दैट इज द केस, जी आपका पोल पे जी बन जाएगा, इक्वेटर पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कुछ सवाल यहाँ पे ऐसे भी बने हुए हैं कि आपकी सवाल ये कि कोई एक ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे रखा है और कितनी ओमेगा से घूमे कि उसको वेटलेस फील होए। इफ दैट इज द केस, तो जी इक्वेटर वाले उसकी वैल्यू आप 0 कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी ओमेगा की वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर। इसको जी के इक्वेट करेंगे तो ओमेगा को कितनी तेजी से अर्थ को घूमना पड़ेगा क्या इक्वेटर वाले बंदे को फीलिंग आए कि अब मैं स्पेस में पहुंच गया हूँ, तो आपका अंडर रूट जी बाई आर वुड बी द आंसर। ठीक है, सो इसको ऐसे भी करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि चलो, जी पोल और इसका एक डेटा है, हालांकि किसी काम का नहीं है, बट फिर भी मेरे पास है तो मैं आपको दे रहा हूँ। पोल और इक्वेटर के बीच में जो आपका फ़र्क है वो 0.034 के आसपास है, और आपने पहले देखा था आपकी शेप की वजह से 0.018 था। इन दोनों को ऐड करके 0.05 के आसपास आपका फ़र्क आता है जी का इक्वेटर और पोल के बीच में। पोल पे जी हमेशा हायर होगा, इसको ध्यान रखना। राइट, आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। राइट, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 2019 में नीट के एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन से, अ बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ। वो सेंटर ऑफ अर्थ में अगर आप RE/2 के डिस्टेंस पे चले जाएंगे टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो वहाँ पे उसका वजन कितना होगा। नाउ सिनेरियो ये है कि ये आपके बॉडी, ये आपका यहाँ पे जो आपने इसका वजन लिया तो उसके ऊपर फोर्स आया आपका 200 न्यूटन, राइट, यानी कि उसका mg जो आया वो 200 न्यूटन आया। अब हम चले गए यहाँ पे एक डिस्टेंस पे जिसको आप कहेंगे RE/2, और ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ है यहाँ कहीं पे, और ये आप RE/2 के डिस्टेंस पे आ गए। वहाँ जो आपका g डैश हो जाएगा, g डैश दैट विल बी इक्वल टू g1 माइनस d/RE, राइट। और यहाँ अपने को d की जो वैल्यू है वो RE/2 दे रखा है, तो g डैश जो है आपका ये हो जाएगा, g डैश विल बी इक्वल टू g मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस RE/2। ठीक है, ये आपका RE कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 बचेगा, तो g डैश की वैल्यू हो गया आपकी g/2। तो अब क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाफ हो गया है, तो उसका जो f डैश आएगा दैट विल बी इक्वल टू mg डैश, दैट विल बी इक्वल टू आपका m मल्टीप्लाइड बाय g/2, और mg की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है 200 न्यूटन है, सो दिस विल बी इक्वल टू 200/2 यानी कि 100 न्यूटन। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका 100 न्यूटन, दिस विल बी द राइट आंसर। 2017 में आपसे सवाल पूछा गया, क्वेश्चन सेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर above the surface above the earth is same as at the depth of d। हाइट आपकी 1 किलोमीटर है, डेप्थ आपकी d है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, देन d की वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। ना यहाँ पे क्योंकि आपका ये जो डायमेंशन दिए हुए हैं हाइट के, ये आपका 400 किलोमीटर से बहुत छोटे हैं, तो हम यहाँ पे अपना नकली वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हाइट के लिए जो आपका g डैश आएगा उसको आप लिख सकते हैं g1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू g1 माइनस 2h/RE, और इसकी वैल्यू बराबर है d के, ठीक है, d डेप्थ के, तो d डेप्थ का फॉर्मूला लिखेंगे g1 माइनस d/RE। नाउ इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को, तो आप ये कह सकते हैं कि 2h/RE विल बी इक्वल टू d/RE, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि h विल बी इक्वल टू d विल बी इक्वल टू, d की वैल्यू बतानी है अपने को, तो d विल बी इक्वल टू 2h। नाउ h अपने को 1 किलोमीटर दे रखा है, सो d की जो आपकी वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर। नीट में 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट का क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन से 2 प्लैनेट्स हैव द सेम एवरेज डेंसिटी, अपने को एवरेज मास डेंसिटी दोनों की बराबर दी हुई है, बट देयर रेडियाई आर r1 एंड r2, पर उनके रेडियस जो है वो आपके r1 r2 हैं। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दीज प्लैनेट्स बी g1 एंड g2, आपके एम्स का सवाल है, g1 g2 आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है। अब हमें कंपेयर करना है g1 g2 का रेशो r1 r2 के रेशो में कैसे आएगा।
ना ये बात अपने को पता है, जी की जो वैल्यू होगी वो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं आर के, ठीक है। या भाई हमने फॉर्मूला देखा था 4/3 पाई रो जी आर, तो आपकी जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर के, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका G1 डिवाइडेड बाय G2, अगर डेंसिटी दे रखी है उस वाले केस में, ठीक है, G1 बाय G2 विल बी इक्वल टू R1 बाय R2, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, हेंस आपका ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक, क्वेश्चन says at what altitude in meter will the acceleration due to gravity be 25% of that of earth surface, और इसकी वैल्यू चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। ना सिनेरियो ये है कि ये आपकी अर्थ से आप ले गए उसको h हाइट पे, ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ, ये r ये आपका रेडियस, या h आपकी हाइट। तो वहाँ पे हम चाहते हैं g की वैल्यू g/4 हो जाए, तो यहाँ पे जो g डैश है दैट शुड बी इक्वल टू g/4, और g आपका यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे आपका छोटे g की वैल्यू है, हमें बताना है या h की वैल्यू कितनी होगी। ना यहाँ पे अब हम असली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे नकली फॉर्मूला नहीं जाएगा। असली फॉर्मूला जो है उसको आप लिखते हैं g डैश, बिकॉज g आपका कंपेरेबल है, ये अगर 1/10 का रेशो हो तो आप आराम से नकली फॉर्मूला यूज़ करें, बट अगर उससे ज़्यादा है तो असली करना चाहिए अपने को यूज़। सो दिस विल बी इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 + h/re का स्क्वायर। नाउ जी डैश की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं g/4, अगर ये देखेंगे तो आपका g और g कैंसिल हो जाएगा, इसको दलाएं इसको दलाएं, तो और दोनों चलो इसको आप लिख सकते हैं 1 + h/re का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो बचेगा 1/h/re इज इक्वल टू 2, 1 को इधर ले जाएं, सो हम ये लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय re विल बी इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज h विल बी इक्वल टू re। तो अगर आप re की हाइट पे चले जाएंगे, डेटा को ध्यान रखना, अगर आप re रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट पे चले जाएंगे तो इफेक्टिव g आपका 1/4 हो जाता है। सो विच मीन्स ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 1.5% फॉर सम रीजन, अगर मान लीजिए आपका अर्थ का जो रेडियस है वो 1.5% कम हो गया, मास रिमेनिंग द सेम। ना यहाँ पे ऐसे सवाल मत पूछना कि अगर 1.5 रेडियस कम हो गया तो पेड़ कहाँ गए, समुद्र कहाँ गया, बिल्डिंगें कहाँ गई, मेरा घर कहाँ है, वो सब ऐसी कोई बात नहीं करते, हाइपोथेटिकल सवाल है। देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस बाय, तो अब जो नई सरफेस है उस पर जी की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। ना इसको अगर देखेंगे आप तो एरर एनालिसिस करें अगर, तो जी है उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू g/m/r², ठीक है। इसका मतलब ये होगा, आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा g/g विल बी इक्वल टू डेल्टा m/m प्लस ट्वाइस डेल्टा r/r। मैं जानबूझ के आपके लिए पूरा सॉल्व कर दिया यहाँ पे, तो मास के क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये आपका एरर एनालिसिस ऐसे आएगा। ना इस केस में मास जो है वो तो आपका सेम है, तो डेल्टा m/m तो आपका 0 है, अलग, तो डेल्टा m/m में कोई चेंज नहीं आया। डेल्टा r/r जो है वो आपका 1.5% दिया हुआ है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा g/g परसेंटेज में दैट विल बी इक्वल टू 3%, तो इसका मतलब है कि 3% का चेंज आ जाएगा, हेंस आपका ऑप्शन नंबर सी 3% दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट वेज 72 न्यूटन ऑन अर्थ, इट्स वेट एट अ हाइट ऑफ r/2 क्या होएगा, हमें वैल्यू बताना है। तो सिनेरियो ये है कि आपका मास यहाँ पे रखा हुआ है, जब आपने इसका वेट निकाला है mg, उसकी वैल्यू आई 72 न्यूटन, ठीक है। अब आप उसको यहाँ पे, ये आपका रेडियस सेंटर ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, अब आप उसको re/2 के हाइट पे ले गए, ठीक है। यहाँ पे जो हमने वेट निकाला तो उसका mg डैश आएगा, हमें mg डैश की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे mg की वैल्यू 72 आ गई। g डैश की वैल्यू देखेंगे, उसको आप लिखते हैं g, यहाँ पे क्योंकि हाइट जो है आपका वो r के कंपेरेबल है, तो यहाँ पे असली फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 1 + h/re का स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी g 1 + h/re, h की वैल्यू आप रख दें यहाँ पे, आ जाएगा आपका re/2, और आपका re कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। ना इसको 1/2 लिखेंगे तो ये आपका बनेगा 3/2, स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4/9, 9 ये बनेगा आपका, चलो लिखे देता हूँ इसको मैं आपके लिए, ये आएगा g डिवाइडेड बाय 3/2 का स्क्वायर। ना 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो g डैश जो है वो बन गया आपका 4/9g। नाउ यहाँ पे जो आपका mg है वो 72 है, तो अगर यहाँ पे भी आप m से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, इस mg की वैल्यू में 72 पता है, तो वहाँ पे जो आपका f डैश आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 72।
ना इनको इससे हम कैंसिल कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 32 न्यूटन। ठीक है, ये आपका 8 बचेगा, 8 4 जा 32, विच मीन्स ऑप्शन ए 32 न्यूटन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जी के वेरिएशन के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन अपना ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट बॉडीज। नाउ नीट में यूजुअली इसके ऊपर सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, मैं जानबूझ के इसको बता रहा हूँ। एक सवाल है जो आता है, इसलिए मैं ये सारा सेक्शन करवा रहा हूँ। बाकी चीज़ों पे सवाल बहुत कम पूछे गए, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसी का एनालॉगस है, उसी का एग्जैक्ट रिपीट टेलीकास्ट है। ठीक है, तो इसलिए क्विकली इसको कवर कर लेते हैं। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ना ये ग्राफ आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम ये कहते हैं कि आपका जी जो है उसके इनसाइड अगर हम आपकी जी की वैल्यू देखेंगे तो जी की वैल्यू का ग्राफ ऐसे बनता है। एक्चुअली ग्राफ ऐसे बनेगा अगर आप साइन के साथ देखेंगे, बिकॉज ये अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए हम उसको माइनस जी लिखते हैं। बट अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड आपका प्लस में ऐसे आएगा। यहाँ पे आपका जी जो है वो वेरी कर रहा है आपका आर से, और ये बाहर आउटसाइड आपका जी वेरी करेगा 1/r² से। राइट, जी इनसाइड है वो आपका GMR/r³ आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला आपको याद होगा, उसी को हम लिखते थे, ये आएगा आपका KQR/r³। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे GMR/r³, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो गई। सरफेस पे GM/r² होएगा और आउटसाइड GM/छोटे r² होएगा। छोटा r आपका एक्चुअल डिस्टेंस है उस पॉइंट का जो आउट ऑफ द प्लेनेट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर स्फेरिकल शेल की बात की जाए, स्फेरिकल शेल ऐसा है कि आपका थिन शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होती है, आपकी ग्रेविटेशन फील्ड भी उसके अंदर 0 होगी। बाहर आपकी 1/² से वेरी करेगी। सरफेस पे वैल्यू GM/r² होगी। एग्जैक्ट वो रिपीट टेलीकास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की बात करें, ये भी बात हमने वहाँ पे की हुई है। वहाँ पे आपका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड E, उसको आप लिखते थे KQX डिवाइडेड बाय √r² + x² टू द पावर 3/2। सिमिलरली यहाँ पे GMR डिवाइडेड बाय a² + r² टू द पावर 3/2 होएगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होएगी। यूनिफॉर्म डिस्क की अगर बात करें, यूनिफॉर्म डिस्क के लिए आपकी जो ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगी वो 2GM/a² 1 - cos थीटा। यही एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे होती थी 2KQ/r² 1 - cos थीटा। ठीक है, सो एग्जैक्ट सेम वही चीज़ यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्क के लिए है, जो यहाँ पे आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके फॉर्मूले काफ़ी एनालॉगस हैं। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूले हैं, याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं। इस वाले को ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ कई बार पूछा हुआ है आपसे। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। नाउ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body from infinity to that point against the gravitational force। एग्जैक्ट ये चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम बात करते हैं, ग्रेविटेशन में भी बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि यहाँ अगर आपका एक चार्ज रखा हुआ है, इन्फाइनाइट से दूसरा चार्ज लेके आ रहा है, तो कहेगा मत यहाँ पे, मैं तो मुझे ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। तो जितना वर्क डन आप इसको यहाँ से यहाँ लाने में करेंगे वो इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यकीन ना हो तो छोड़ के देखो, भागेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी स्टोर हो गया है और जैसे आप उसे छोड़ेंगे वो भागेगा। तो वही सेम काम यहाँ पे ग्रेविटेशन में करते हैं कि ऑलरेडी एक मास रखा हुआ है, दूसरे मास को आप लेके आ रहे हैं, जितना वर्क डन आप करेंगे वो आपके यहाँ पे एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। वैल्यू इसकी आती है वर्क डन इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी एट दिस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्योंकि इसका और इसका फोर्स अट्रैक्टिव है तो आपको एक्चुअली नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं तो धक्का देगा, उधर भागेगा, तो आपको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे तो अपने आप खुद ही भागा चला रहा है, तो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आया था। इसका डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन अभी हम अवॉइड कर रहे हैं। आपको ये डेटा याद रखना है, U इज इक्वल टू या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GMM/r। ठीक है, आपका G कैपिटल G है, और अर्थ की बात करें तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर जो आपका अर्थ से डिस्टेंस है वो, और M आपका वो मास जिसको आप लेके आ रहे हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ हाइट h, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहीं पे r की जगह आपने r + h रख दिया है, और इसी को कई बार g की टर्म में हमें आंसर देना होता है, तो यहाँ पे मैंने r से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपने ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। डायरेक्ट इन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल होएगा आपका, हम कहते हैं एट अ पॉइंट ग्रेविटेशन फील्ड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास। तो जो भी आपका जितना भी आपने काम किया एक 10 किलो के ऑब्जेक्ट को लाने के लिए,
उसी का अगर आप 1 किलो की बात कर लें तो उसको 10 के लिए 12 के लिए आप उसे मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पोटेंशियल जो है वो हम कहते हैं आपके एनर्जी का रेट है, एनर्जी का भाव है कि पर यूनिट मास कितना वर्क डन करना पड़ा है। ठीक है, सो ये आपका पोटेंशियल कहता है इन शिफ्टिंग अ मास फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट यूजुअली टू इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, और इसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल करेंगे तो Eg.dr करके आ जाती है। या फिर इसको ऐसे देखना, आपका जो पोटेंशियल है V उसको आप लिखते हैं माइनस Gm/r से। ठीक है, Gmm/r था, m से डिवाइड कर दिया तो Gm/r हो गया। क्वालिटी इसकी है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट इसकी जूल पर किलोग्राम या फिर मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, इसको ध्यान रखना। डायमेंशन इसके ये हो जाएंगे, तो डायमेंशन इसके L स्क्वायर और T-2 ये आपके डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, अलग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें डिफरेंट बॉडीज़ का। यूजुअली नीट में ये सवाल नहीं पूछा जाता है, बट क्रैश कोर्स है, 1 मिनट लगेगा, मैं आपके लिए रिवाइज करवाना चाहूँगा बिकॉज आई वांट दिस टू बी एग्जॉस्टिव, है ना। कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं हमने आखिरी टाइम पे भी, तो हम चाहते हैं ऐसा कवर हो। तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, उसके लिए आप पोटेंशियल बनाएंगे, एग्जैक्ट सेम चीज़ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके बाद में। वहाँ पे V इनसाइड है, उसको आप लिखेंगे Gm/2r 3 V, ये आपका R माइनस 3 माइनस R/r का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही पोटेंशियल आपका फॉर्मूला आया था, माइनस इसको आपने लिखा था K/2r³ और r³ था, ये r³, टू r³ 3r² माइनस r², एग्जैक्ट वही फॉर्मूला यहाँ पे पोटेंशियल इनसाइड का है। ठीक है, सरफेस पे माइनस Gm/r वैल्यू होगी, आउटसाइड इसका माइनस Gm/ छोटा r वैल्यू होगी जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है। स्फेरिकल शेल की बात करेंगे तो स्फेरिकल शेल के लिए इनसाइड जो V है आपको माइनस Gm/r आएगा और सरफेस पे Gm/r होएगा, आउटसाइड माइनस Gm/r होएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की बात करेंगे तो एक्सिस पे Gm/a² प्लस r² अंडर रूट, ये आपकी वैल्यू होगी। ये सेम वैल्यू वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में थी, वहाँ पे आपने लिखा था KQ डिवाइड बाई r² या x² प्लस r² का होल अंडर रूट, ये सेम वैल्यू आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में थी, वही आपके फॉर्मूले यहाँ पे दोबारा रिपीट टेलीकास्ट हो रहे हैं। सेंटर पे Gm/a होएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है यहाँ पे, बट इसको ऐसे देखना, V एट सेंटर जो है वो आपका 3/2 V एट सरफेस होता है। ठीक है, यही सेम चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक में थी और ये यहाँ पे होगी। यहाँ पे अगर r की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो ये 3/2 Gm/r आ जाएगा जो कि सरफेस के 3/2 है। तो आपका अलग, तो आपका सेंटर पे पोटेंशियल जो है वो सरफेस से 3/2 1.5 टाइम ज़्यादा होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। अलग, चलो आगे बढ़ते बेटा, एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं। एस्केप वेलोसिटी आपका वो है कि आपको मान लो पेन नहीं पसंद या कोई एक इंसान नहीं पसंद, आप चाहते हैं दफ़ा हो जाए यहाँ से, और दफ़ा कैसे, बिल्कुल बाहर निकल जाए ब्रह्मांड से, तो आप उसको एक रॉकेट पे लॉन्च करेंगे, ऐसी उसको वेलोसिटी देंगे कि पूरा वो ब्रह्मांड क्रॉस कर जाए। ठीक है, पूरा यूनिवर्स क्रॉस कर जाए। मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो एज टू इनेबल इट टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जहां तक जा रहा है उससे बाहर निकल जाए वो। ठीक है, सो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन वेलोसिटी। तो ये अगर आप बात करेंगे तो अर्थ के आपने इतनी काइनेटिक एनर्जी उसको दी है 12 mv², VE आपकी एस्केप वेलोसिटी है, और आप चाहते हैं वो जो आपका अर्थ का अट्रैक्शन है Gmm/r जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उससे दूर चला जाए। इनको जब आप इक्वेट कर देंगे तो आपकी एस्केप वेलोसिटी बराबर आ जाती है इसके, वो हो जाएगा √2 Gm/r। ये आपको डेटा ध्यान रखना है, ये आपको रात को 2 बजे भी ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल बनते हैं, √2 Gm/r। और इसी को आप चाहते हैं G के टर्म में लिखना तो √2 G/r इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। इसी को अगर डेंसिटी के टर्म में रखना होगा, ये अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग सवालों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। डेंसिटी के टर्म में रखना होगा तो G की वैल्यू ऑलरेडी हमने बात की थी अभी, 4π/3 रोज वो आता है, उसी को वैल्यू को यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये आपकी G डेंसिटी के टर्म में हो जाएगा। बहुत बार सवाल ऐसे पूछे हुए हैं कि ये आपकी एस्केप वेलोसिटी अर्थ की तो इतनी है, एक और कोई प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी डबल है, रेडियस भी डबल है या रेडियस 4 गुना है, बताओ वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की रेशियो क्या होगा। सो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। इसी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना है इतनी वेलोसिटी आपको इस पेन को या उस इंसान को देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो हमेशा के लिए आपकी नज़रों से दूर हो जाए। तो ये आपकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक है,
इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, अगर आपने नीट में तो नहीं पूछा है ऐसा सवाल अभी तक, बट मेंस में ऐसे सवाल पूछे हुए हैं कि अगर आपने किसी पार्टिकल को ऐसी वेलोसिटी दी जो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, आपको ज़्यादा ही खुंदक थी, आपने कहा बिल्कुल ही वो वापस मत आइए, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, गारंटी है कि अभी कतई ना आए, तो 11.2 की वजह आपने 15 दी उसको। इफ दैट इज़ द केस, तो फाइनल उसकी जो एनर्जी होगी जब वो इन्फानाइट पे पहुंचेगा तो वहाँ पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बाकी होगी, सारी उसकी पोटेंशियल को ओवरकम करने में कंज्यूम नहीं हुई। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी, एनर्जी कंजर्वेशन करके आप वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। है चलो, एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। ये ऐसे सवाल पूछे हुए आपसे कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे VRMS, जो आपकी गैसेस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उस फॉर्मूले को जो हमने कैलकुलेट किया मून की सरफेस के लिए, तो उसकी वैल्यू मून की जो एस्केप वेलोसिटी उससे ज़्यादा आई। इसका मतलब ये कि अगर वहाँ पे किसी ज़माने में आज से कुछ मिलियन बिलियन साल पहले गैस रही भी होगी, पर क्योंकि गैस मॉलिक्यूल की एस्केप वेलोसिटी कम है, RMS वेलोसिटी ज़्यादा है, तो सारी गैस भाग गई। कहाँ भागी वी डोंट नो, बट अब वहाँ पे गैसेज नहीं है मून के एनवायरनमेंट में। उसका रीज़न ये है। राइट, एनर्जी टू बी गिवन ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट टोटल एनर्जी बिकम जीरो, दिस इज कॉल्ड एस्केप एनर्जी। तो कई बार ये टर्म ध्यान रखना, हम ही कहते हैं एस्केप वेलोसिटी तो गए, कितनी वेलोसिटी दें। अगर आपसे पूछा जाए कितनी एनर्जी दें, तो उसका आंसर आपका हाफ mv² या Gmm/r होएगा। इतनी एनर्जी देंगे तो वो बस बाहर भाग जाएगा। सो इसको टर्म को हम कहते हैं एस्केप एनर्जी। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आपको ये टर्म पता हो, इसको हम एस्केप एनर्जी कहते हैं। इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये एक और सवाल है जो आपसे एम्स में एक बार पूछा गया है और HC वर्मा में इसके ऊपर सवाल है कि किसी सरफेस पे अगर ऐसा है कि उसकी जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी उसकी वैल्यू c के बराबर है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो नथिंग एन एस्केप नॉट इवन लाइट, और ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की अगर रेडियस की बात करेंगे तो वही वाला फॉर्मूला जो हमने बात की थी अभी कि आपका VE जो है VE दैट इज इक्वल टू √2Gm/r, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे E की वैल्यू आपने C में रख दी, स्क्वायर करके R इधर लाए वगैरह वगैरह, तो आपके जो R की वैल्यू है वो आ जाएगी 2Gm/c²। ये आपका रेडियस ऑफ ब्लैक होल हो जाएगा, सो दैट आपके कोई भी चीज़ वहाँ से एस्केप ना कर पाए। अगेन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो रेडियस आपका इतना हो जाएगा, इतना होना चाहिए सो दैट लाइट भी एस्केप ना कर पाए। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट इज, जैसे हम ये कहते हैं अर्थ है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है। सो आपका प्लैनेट है और सैटेलाइट उसके अराउंड ऑर्बिट में आपके गोल गोल घूम रहा है। सिमिलरली हम यहाँ कहते हैं कि हमने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे हुए हैं, सो कुछ सैटेलाइट उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, कुछ सैटेलाइट आपके पोलर सैटेलाइट है, और अलग अलग सिनेरियोज के आपके सैटेलाइट के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो बात करते हैं, हम ये कहते हैं इट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड आपको कोई सैटेलाइट रखना है ऑर्बिट में, तो उसकी वेलोसिटी आपको पहले देनी होगी। और इसके लिए हम ये करते हैं कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको है वो ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जो सैटेलाइट गोल घूम रहा है, यहाँ पे आपका अंदर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अंदर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, उसकी वैल्यू mv²/r के बराबर होगी। r आप कैंसिल कर दें, v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी √Gm/r वैल्यू आ जाएगी। r यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, आपका रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। इसी को RE+H भी लिखते हैं कुछ जगह पे हम। व्हेन इट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो डायरेक्ट आपसे ऐसे सवाल पूछे हुए हैं कि सैटेलाइट है जो बिल्कुल ही अर्थ के बिल्कुल ऐसे वो गोल यहाँ पे ऐसे घूम रहा है और पेड़ों से टकराता हुआ, बिल्डिंग से टकराता हुआ, नॉट एग्जैक्टली बट सैटेलाइट है, बहुत क्लोज टू अर्थ है। तो उस केस में R की वैल्यू आप यहाँ पे इसकी वैल्यू आप रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर रख देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। डेटा को ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली ये पूछा हुआ है आपसे। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे तो उनके बीच में √2 का फैक्टर आता है, बिकॉज आपकी जो एस्केप वेलोसिटी आई थी, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ आपके लिए, दैट विल बी, वो आई थी आपकी 2Gm/r। ठीक है, ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आई थी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। और अगर इसी को आप रेडियस सैटेलाइट के वहाँ पे बात करेंगे तो इस r की जगह आप छोटा r यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ सैटेलाइट हो जाएगी। इन दोनों के बीच में आपका √2 की रिश्तेदारी है, ये आपका रेशो रहेगा। राइट, इसी पे आगे फॉरवर्ड करें।
टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड आपका आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, जो आपका सर्कमफ्रेंस है और उसकी जो आपकी वेलोसिटी है, उन दोनों का रेशियो आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है ये आपकी बन जाएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना केपलर का जो लॉ है, केपलर का लॉ भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, वो कहता है आपका टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वो लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है, आपका टी स्क्वायर जो है आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया, ये आपका यहाँ टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। और इसकी दूसरी वैल्यू है, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, इनमें से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है आपका। टाइम पीरियड ऑफ नियर बाय सेटेलाइट है, तो जो सेटेलाइट बिल्कुल क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ घूम रहा है, उसका अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो उसकी वैल्यू जब 8 किलोमीटर पर सेकेंड तो उसकी स्पीड आई थी, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 84.6 या फिर 1.4 आवर्स जो है ये आपका टाइम पीरियड आ जाता है। इसी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं कहानी इसकी, तो हम यहाँ पे कहते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वो हैं जो हर वक्त, ये अर्थ आपकी ऐसे घूम रही है, वो सेटेलाइट आपका एग्जैक्ट उसके साथ साथ, तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वो सेटेलाइट भी एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर, मेरे ऊपर एग्जैक्ट किसी एक सेटेलाइट को नजर रखने की मैं दिन भर क्या कर रहा हूँ, वो सेटेलाइट आपका ऐसे ऐसे घूमेगा, प्रोवाइडेड आई एम एट इक्वेटर, ठीक है। सैटेलाइट विच अपेयर स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, या फिर इसको ध्यान रखना कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एक बार आपसे सवाल ये पूछ लिया गया था कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो उसके ऊपर कुछ तो भी कहानी कर रहे थे, ध्यान रखना है कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर ये वर्ड यूज हो रहा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब जियो स्टेशनरी है, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो उसका टाइम पीरियड एग्जैक्ट 24 घंटे होगा, तो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने में 24 घंटे लगा रही है, इस सैटेलाइट को भी 24 घंटे का ही टाइम लगना चाहिए, ठीक है। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी, इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो हाइट जो है आपकी वो 6 आर आ जाती है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, सेंटर से 7 आर होगी, और 6 आर की जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये लगभग 36,000 किलोमीटर इसकी वैल्यू होती है, राइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट की अगर बात करेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम को हम MVR लिखते हैं, V की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी √GM/r, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो r के √रूट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की जो बात करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको आप लिखते हैं GMM/r, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी GMM/2r, ये डेटा आपको ध्यान रखना है। टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड करके आएगी, उसकी वैल्यू होगी -GMM/2r, ये आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक है। राइट, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसी का ग्राफ की, तो ग्राफ आपको फिर ध्यान रखना है, जब आपका सैटेलाइट ऐसे इलिप्टिकल पाथ में मान लो घूम रहा है यहाँ पे, उस केस में यहाँ पे आपका सन है और ये आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ और सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और जो ग्राफ बनेंगे, ग्राफ अगर आ जाए तो इसको ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी एज वी नो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका जो है GM/2r, वो ये पॉजिटिव ग्राफ है। और आपके दो ग्राफ बनेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी का, एक टोटल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि इसकी वैल्यू अगर देखोगे टोटल एनर्जी है GMM/2r और आपकी पोटेंशियल एनर्जी है GMM/r माइनस साइन के साथ, तो आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू 1/2 से डिवाइड हो रही है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी वैल्यू हमेशा थोड़ी सी कम रहेगी। ये आपके दो ग्राफ होंगे, इन दो ग्राफ्स को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये काइनेटिक एनर्जी का और ये आपकी टोटल और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन says the work done to raise a mass m from the surface of earth to a height h which is equal to radius of earth is, आप नीट 2019 का सवाल है, 19 में देखो दो सवाल पूछे आपसे। तो सिनेरियो ये है कि ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ, आपने यहाँ पे एक बॉडी को यहाँ से यहाँ पे h हाइट पे राइज किया है और h की वैल्यू आ रही है, तो ये बताना है कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये बात अपने को पता है, वर्क डन जो है दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि आप उसको स्लोली राइज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आप 0 मानेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा, इसको आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी आपकी इनिशियल, दोनों के बीच का डिफरेंस ये कर देंगे, ऑलराइट। तो आपका जो वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल h हाइट पे जब आप पहुंचे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे GMM डिवाइडेड बाय RE प्लस h की वैल्यू अपने को ये पता है, यहाँ पे RE दी हुई है, उसको अभी यहाँ डाल देंगे। ये आपकी फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी थी -GMM बाय RE, ऑलराइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये आ गया GMM बाय, तो आप कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाला बचेगा 1/RE माइनस ये बचेगा आपका
नेगेटिव है, ये बचेगा 1/2RE। नहीं, इसको जब एलसीएम लेंगे 2RE आएगा, 2 में से -1 होएगा तो आपका ये बचेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आया इसका जो आ जाएगी वैल्यू वो आएगी GMM डिवाइडेड बाय 2RE, ये वैल्यू होगी। ना इसको आपको जी के टर्म में दिखना है, 4 ऑप्शन है, जी के टर्म में दिखना है। तो जी के टर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप RE से मल्टीप्लाई करें, RE से डिवाइड करें। सो उस केस में GM RE ये वैल्यू बन जाती है आपकी GM/R² छोटा g। सो जो वर्क डन आ गया ये बन गया, ये हो जाएगा आपका G मल्टीप्लाइड बाय M मल्टीप्लाइड बाय RE डिवाइडेड बाय 2। हेंस mgr/2 ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी आवर फाइनल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट के 2016 का सवाल है। क्वेश्चन से सैटेलाइट ऑफ मास m is orbiting Earth of radius r at a height h from its surface. The energy of satellite in terms of g naught, हमें बताना है in terms of g naught उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। where g naught is the acceleration due to gravity at the earth surface, अर्थ की सरफेस पे g आपका क्या होता है हमें पता है, ठीक है। अगेन ये जब हम फॉर्मूला कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपसे नीट 2016 में पूछा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। सो ये सिनेरियो है कि ये आपकी अर्थ, ये सेंटर ऑफ अर्थ, आर ये आपका रेडियस, एच हाइट पे आप इसको ले गए। यहाँ पे मैं बताना है टोटल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे ना। टोटल एनर्जी को जब भी हम बात करते हैं बेटा, टोटल एनर्जी को हम लिखते हैं, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -GMM डिवाइडेड बाय 2R छोटा r, उसको आप लिखेंगे RE + H, ये आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी। ना इसको हमें जी नॉट की टर्म में जवाब देना है, क्या होगा। तो इसी को अगर मैं RE² से मल्टीप्लाई करूँ और RE² से डिवाइड करूँ, और उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे GM/RE², इसको आप छोटा g लिख सकते हैं। सो आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा ये बनेगा -mg0 RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस RE + H, ठीक है। ये आपकी टोटल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं mgRE, ऑलराइट, बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question says escape velocity of a body of 1 kilogram mass on a planet is 100 मीटर पर सेकेंड। तो एक कोई रैंडम प्लानट है, उस पर 1 किलो का मास है, उसकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अपने को 100 मीटर पर सेकेंड दे रखी है उस प्लानट पे। हमें बताना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन दैट प्लानट। आपको बताना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ऑन द सरफेस क्या होगी। नाउ हमें ये पता है एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, मैं आपके फॉर्मूले पहले लिख रहा हूँ, उसको आप लिखते हैं 2 एस्केप वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस GM/R, ठीक है। ये आपकी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट होती है। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप लिखते हैं -GMM/RE, ये R आप ये इसकी वैल्यू ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ से अपने को एक्सप्रेशन आएगा GM/R का, उसको हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने को इसको देखेंगे हम, एस्केप वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 100, दैट विल बी इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय GM/R। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये आपका 10⁴ बन जाएगा। तो यानी कि हो गया GM जो है उसकी GM/R उसकी वैल्यू हो गई 10⁴ डिवाइडेड बाय 2, ये GM/R की वैल्यू हो गई। उसको यहाँ इंसर्ट कर देते हैं तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये होगी -GM/R बन गया आपका 10⁴/2 मल्टीप्लाइड बाय मास अपने को 1 किलोग्राम दे रखा है। सो ये आंसर है। इसको इस टर्म में अगर सॉल्व करना है आपने तो 10⁴ का मतलब 10,000, उसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो बन जाएगा -5000 जूल। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो माइनस साइन के साथ ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। राइट, नेक्स्ट सवाल आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से एस्केप वेलोसिटी फॉर अ रॉकेट फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी दे रखी है। इट्स वैल्यू ऑन अ प्लैनेट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल। वहाँ पे जो एक और आपका हाइपोथेटिकल प्लैनेट है वहाँ पे छोटे जी की वैल्यू डबल है, दैट ऑन अर्थ क्या डबल है वहाँ पे, एंड डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस, उसका डायमीटर भी डबल है। वहाँ पे आपकी एस्केप वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी किलोमीटर पर सेकेंड में। 4 ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। नई बात अपने को पता है कि v जो एस्केप वेलोसिटी है उसको आप लिखते हैं √, अच्छा इसको हम लिखते हैं 2GM/R। उसी को मैंने कहा था फॉर्मूले आपको ऐसे भी ध्यान रखने, इसको आप लिखेंगे 2GR, ठीक है। ये आपकी एस्केप प्लैनेट और ये RE रेडियस ऑफ अर्थ आएगा, G आपका ये है। तो हमें प्लैनेट पे बताना है
तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट डिवाइड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा आपका GE डिवाइडेड बाय RE, नहीं सॉरी GP डिवाइड बाय RP डिवाइड बाय GE बाय RE। नाउ ये वैल्यू जो है, दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी ऑन दैट प्लैनेट विल बी इक्वल टू GR और GE की बात करेंगे तो ये G की वहाँ पे जो G है वो डबल है, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट में ये रेशियो आपका ट्वाइस आ जाएगा। डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय VE को यहाँ से उधर ले जाएं, सो VE की इधर वैल्यू आ जाएगी। सो VP विल बी इक्वल टू ट्वाइस VE और VE की वैल्यू क्योंकि अपने को 11.2 दे रखी है, सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बेस्ड ऑन दिस कह सकते हैं हम कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपके केपलर्स लॉ की। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर साइंटिस्ट ही गेव 3 लॉज फॉर प्लैनेटरी मोशन, कि जितने भी आपके प्लैनेट सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं या यूनिवर्स में कहीं पे भी प्लैनेटरी मोशन हो रहा है, दे विल फॉलो दीज 3 लॉज। तो पहला लॉ है अपना, वो कहता है इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इट सेज एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन विद इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एज वन ऑफ द फोकाई। तो इलेप्टिकल पाथ को अगर आप देखेंगे तो सर्कल में तो आपका एक सेंटर होता है, इलिप्टिकल पाथ में हम कहते हैं 2 सेंटर उसको मानते हैं, उनको हम फोकाई नाम देते हैं। तो सन को वन ऑफ द फोकाई होना होगा हर प्लैनेट के लिए। ठीक है, इसी तरह आपके प्लैनेट मूव करेंगे यहाँ पे। ये आपका पहला लॉ है। दूसरा लॉ ये कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द सन, ये आपका लॉ ऑफ एरिया भी कहलाता है। द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम में आपकी एरियल वेलोसिटी जो है, एरियल वेलोसिटी को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने कार में या बस में जब बारिश होती है तो विंड वो उसको वाइपर्स होते हैं। ठीक है, तो आपका जो कार पे पानी वो होता है तो उसको वाइपर उसको ऐसे ऐसे क्लीन करते हैं, तो ये कहलाती है उसकी एरियल वेलोसिटी, जो एरिया उसने स्वीप किया है। ठीक है, तो अगर आपका ये फोकाई है और प्लैनेट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस फोकाई पे जो उसने एरिया कवर किया है, जो एरिया झाड़ू लगाया है, जो एरिया स्वीप किया है, उसको आप यहाँ पे एरियल वेलोसिटी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्लैनेट विल मूव स्लोली व्हेन इट्स फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड मोर रैपिडली व्हेन नियरेस्ट द सन। तो इलिप्टिकल पाथ में आपकी वेलोसिटी जो है किसी भी प्लैनेट की सेम नहीं होगी। सर्कुलर में तो हमने सेम माना, ऑर्बिटल वेलोसिटी GM/r करके अंडर रूट लिया, उसको वेलोसिटी हमने कहा सबकी सेम है। लेकिन पाथ आपका एलिप्टिकल है तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होएगी, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कम होएगी। ठीक है, ये आपका ये भी कहता है dA/dt जो है ये आपकी एरियल वेलोसिटी कहती है, एरियल वेलोसिटी कहलाती है। इसको हम कहते हैं dA/dt, कितना एरिया आपने कितने टाइम में कवर किया है, इसको आप L/2m लिखते हैं, वेयर L आपका एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ऑलराइट, थर्ड लॉ कहता है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है इसके। अच्छा, इसी के ऊपर पहले ही देख लेते हैं स्पीड अपॉजी और पेरेजी पे जो आपकी स्पीड आती है। तो अगर यहाँ पे स्पीड देखेंगे आप इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक है, V1 V2 की यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी आपकी वो उसको ये लिखते हैं। हालांकि इसमें नीट में आज तक सवाल नहीं पूछे हुए, बट क्योंकि मुझे पता है और मैं चाहता हूँ आपको भी पता हो, यहाँ पे हम लिखते हैं GM/a 1 + e 1 - e डिवाइड बाय 1 + e। यहाँ पे 1 + e डिवाइड बाय 1 - e हो जाता है, और e आपका असेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कहलाता है। तो e इज अ फैक्टर जो आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच का रेशो बताता है कि उनका बीच का रेशो क्या है। ठीक है, अगेन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि ये फॉर्मूला है और वेलोसिटी यहाँ पे आपकी अलग अलग होती है। ग्रेविटेशनल, और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सेंट्रल इन नेचर है, इस वजह से आपका टॉर्क ऑन द प्लैनेट अबाउट सन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, और ये आपका इसको पढ़ देता हूँ मैं। ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रल फोर्स और टॉर्क ऑन प्लैनेट रिलेटेड टू सन इज ऑलवेज 0, हेंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट और सैटेलाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होएगा, बिकॉज सन के अबाउट टॉर्क आपका 0 रहेगा, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, चलो इसके ऊपर अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 6 RE। तो आपका 6 RE आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, वहाँ पे जो आपका सैटेलाइट घूम रहा है उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है। फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 RE फ्रॉम द सरफेस। कोई अगर सैटेलाइट है 2.5 RE की आपके 5/2 RE के हाइट पे, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। और 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, अगेन 2019 में नीट में पूछा सवाल है।
तो सिनेरियो ये है कि ये आपका इलिप्टिकल पाथ और इसको हम एक्चुअली सर्कुलर पाथ ही कंसिडर करेंगे। तो ये आपका एक सैटेलाइट और ये आपका दूसरा सैटेलाइट, ठीक है, और ये आपका अर्थ। तो ये आपका 2.5 RE पे एक सैटेलाइट है जिसका हमें टाइम पीरियड बताना है, दूसरा ये आपका 6 RE की हाइट पे दूसरा सैटेलाइट है, ठीक है। ये बात अपने को पता है, हम यहाँ पे कहते हैं k प्लस और लॉ से t स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आपका r³, इसकी वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे। नाउ इसको अगर देखेंगे, इसकी सेंटर से जो आपका सेंटर से सरफेस से हाइट तो 6 RE है, पर इसको अगर सेंटर से देखेंगे तो इसका डिस्टेंस जो है वो आपका 7 RE हो जाएगा, बिकॉज उसमें आप RE ऐड करेंगे। सिमिलरली ये 3.5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे T2 डिवाइडेड बाय T1 विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो R2 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर। नाउ दिस इम्प्लाइज T2 विल बी इक्वल टू T1 को हम उधर ले जाएंगे। R2 की जब बात करें तो R2 आया आपका 3.5, सो जो वैल्यू हो जाएगी ये 3.5 RE डिवाइडेड बाय 7 RE। अच्छा ये स्क्वायर है, यहाँ पे इसको आप स्क्वायर लिखेंगे और ये क्यूब आएगा, ठीक है। स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यूब मल्टीप्लाइड बाय T1 स्क्वायर, हालांकि पर इसकी वैल्यू रख देंगे आप। तो T2 जो है यहाँ पे आपका T2 जो आ जाएगा आप T2 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका 3.5 बाय 7 है और इसकी वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। सो 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8 मल्टीप्लाइड बाय T1 स्क्वायर। तो T1 स्क्वायर हो गया आपका 24 का स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो T2 की जो वैल्यू होगी ये आएगी 1/2√2। 8 का अंडर रूट आपका 2√2 बनता है, मल्टीप्लाइड बाय 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहले बचेगा 12/√2 और उसको √2 को भी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6√2 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 6√2 आवर्स, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आपसे नीट में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन से द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन A, B and C आर KA, KB एंड KC रेस्पेक्टिवली। AC इज द मेजर एक्सिस, AC आपका जो है यहाँ से यहाँ, ये आपका पॉइंट A, ये आपका पॉइंट C, AC इज द मेजर एक्सिस, और आपका जो SB है SB दिस इज परपेंडिकुलर टू AC, और ये आपकी S जो है ये आपकी सन की पोजीशन है, आपका सन यहाँ पे, राइट। सवाल ये, इसके बेसिस पे आप काइनेटिक एनर्जी पे आप क्या कमेंट कर सकते हैं ना। ये बात अपने को पता है कि अगर इस अभी जो हमने बात की थी यहाँ पे, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे इलिप्टिकल पाथ में, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ A विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ B विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ C। उल्टा हो गया, राइट। हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ A यहाँ पे सबसे तेज चलेगा, विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ C। तो यहाँ वेलोसिटी या स्पीड जो है आपकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ होगी, और यहाँ पे सबसे कम वेलोसिटी होगी, कम स्पीड होगी आपकी, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर आप बात करेंगे, अब काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv² होती है, मास आपका सेम है, तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी A विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी B विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी C। तो लोएस्ट आपकी C पे होगी, हाईएस्ट आपकी A पे होगी। सो बेस्ड ऑन दिस ये कह सकते हैं हम कि आपका ऑप्शन नंबर B, ऑलराइट, ऑप्शन B वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एन अर्थ सैटेलाइट S हैज़ एन ऑर्बिट रेडियस विच इज़ 4 टाइम्स, ऑर्बिट का रेडियस आपका 4 टाइम्स है दैट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट C। सवाल है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उसका कितना होएगा, ठीक है, S का। सो ये सिनेरियो है कि ये आपकी अर्थ, ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सेंटर से उसका डिस्टेंस मान लीजिए R है, दूसरा एक और सैटेलाइट जिसका डिस्टेंस आपका 4R है, इसका टाइम पीरियड T है, T अपने को पता है 24 आवर्स होता है, इसका टाइम पीरियड 2 कितना होगा ये हमें बताना है। नाउ यूजिंग K प्लस लॉ वी कैन से T2 जो है वो प्रोपोर्शनल होता है R⁴ के, ठीक है, या T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R³। तो यहाँ पे आप लिखेंगे T2 डिवाइडेड बाय T1 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 की पावर 3/2। T1 को उधर ले जाते हैं, विच एम्प्लाइज आपका T1 जो T2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी। ना ये रेडियस का रेशियो अपने को 4 दिया हुआ है, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 टू दी पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय T1। ना 4 की पावर 3/2 का मतलब ये है कि 4 का पहले आप अंडर रूट करें, वैल्यू आएगी 2, फिर उसको आप क्यूब करें, वैल्यू आएगी 8। सो दिस विल बी इक्वल टू T2 विल बी इक्वल टू 8 T1। ना ये बात अपने को पता है T1 जो है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट का 1 डे टाइम पीरियड होता है,
तो T2 का आपका टाइम पीरियड 8 डेज हो गया, विच मीन्स ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया। इसके और सवाल प्रैक्टिस करिएगा। नीट में अक्सर इसके 2 सवाल आने पक्का है, लाजमी है, बहुत लाइकली है, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।